नमस्कार साथियों, आप सभी का प्राइडलेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th के पेज पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारी बातें चल रही है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मेरे भाई, हम लोग इसके ऊपर कई सारे क्लास ले चुके हैं। आज हमारा इसके ऊपर लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो मेरे भाई, हम लोग इसके अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को देख लिए हैं और आज हमारी बात होने वाली है डुअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। और टॉपिक पर चलने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ लिए हैं। तो मेरे भाई, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, इस बार इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई, हम लोग इसमें अपने पहले क्लास में क्या देखे थे? पहले क्लास में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखे थे। यानी कि हम लोग विकिरणों की द्वि प्रकृति और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन तमाम चीज़ों को विद डिटेल्स देखे थे मेरे भाई। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी देख लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखे। और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखे थे हर्ट्ज और रेनाल्ड एक्सपेरिमेंट को देखे थे, हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को देखे। और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें यह पता चला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े अपने अगले क्लास में तो हम लोग इसमें बात किए थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी कि प्रकाश उत्सर्जन के नियम को भी देखे। तो मेरे भाई, ये सभी हमारे क्लासेस हो चुके हैं। यदि आप लोग मेरे इस सभी क्लास को नहीं देखे हैं सो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ताकि आपको आज का क्लास अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसलिए हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को बारीकियों समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे आराम से उसको आप उसको आराम से टेकल कर लें। ठीक है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं, और भी आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस किए, उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था इस पर, वो हुआ था आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण, यानी कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में हमारी बातें हुई थी। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जिसको कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसमें हमारी चर्चा चली थी। और यहाँ से हम लोग निकाले थे आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण को, और वहाँ से हमें वैल्यू मिली थी मेरे भाई। ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग अपने पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आज हमारी जो बातें होने वाली है मेरे भाई, आज हमारी बातें कहीं आगे होगी। तो आज हम बात करेंगे सीधे सीधे हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हम लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो चुका है। आज हमारी लास्ट क्लास है डुअल नेचर ऑफ मैटर पर। ये डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या जो कल्पना है, ये किसने दिया था मेरे भाई? ये डुअल नेचर की जो हाइपोथेसिस है ये डी ब्रॉगली ने भी दिया था। तो इसलिए हम लोग आगे मैटर वेव भी पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद मैटर वेव देखेंगे, उसके बाद हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग सीधे चर्चा कर लेते हैं अपने डुअल नेचर ऑफ मैटर से। तो मेरे भाई, इसके बारे में सबसे पहले डी ब्रॉगली ने एक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, एक इनकी कल्पना थी। इनका ये कल्पना था कि जिस तरीके से प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है, इनका ये मानना था कि जब प्रकाश तो कण के रूप में रहता है, लेकिन जब ये चलता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये डी ब्रॉगली का केवल मानना था, इस बात को समझिएगा। ये ऐसा मान रहे हैं कि प्रकाश कण के रूप में है, लेकिन जब ये गति करता है तो ये तरंग के रूप में हो जाता है। तो इसी प्रकार ने इन्होंने एक कल्पना कर लिया कि जो जो द्रव के कण हैं, यानी कि पदार्थ के जितने भी कण हैं, अगर वो गति करते हैं तो वो भी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। अगर द्रव के जो जितने भी कण हैं अगर वो भी गतिशील हो जाएं तो वो भी तरंग के रूप में काम करेंगे। यही बातें इन्होंने अपने इस थ्योरी में लिखा है। तो मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जिस तरीके से प्रकाश दो प्रकार की प्रॉपर्टी को दो प्रकार के नेचर को शो करता है, ठीक उसी तरीके से जितने भी द्रव कण हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं, वो भी दो प्रकार के नेचर को प्रदर्शित करते हैं। जब वो विराम अवस्था में होते हैं तो वो कण की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस कहता है, और इसी को डुअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, द्रव की द्वि प्रकृति कहते हैं। इनका यह मानना था। ठीक है मेरे भाई। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली के बारे में। तो डी ब्रॉगली जी सबसे पहले वो आए थे सन 1924 में। 1924 में इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दिया था।
इनका यह मानना था कि द्रव्य के जो गतिशील कण हैं वो भी क्या करते हैं, तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। द्रव्य के गतिशील कण तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं या उनको प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो डी ब्रोगली की इस अवधारणा के अनुसार इनका यह कहना था कि जो द्रव्य है वो द्विप्रकृति शो करता है। जो द्रव्य है वो द्विप्रकृति शो करता है। और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि जब कोई भी द्रव्य कण जैसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc अगर गतिशील होते हैं तो वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन्होंने ये बोला है डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे बहुत सारे तमाम कण आते हैं, अगर वो गतिशील होते हैं तो वह तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य के कणों से संबंध इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो द्रव्य है वो दो तरीके का नेचर रखता है। द्रव्य भी कण की तरह व्यवहार करता है और जब वो गतिशील होता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में बताया था। इसी चीज़ को बताने के लिए वो आगे एक इक्वेशन को भी डेवलप करते हैं जिसको हम लोग डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहते हैं मेरे भाई। तो आइए चलते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को समझते हैं कि डी ब्रोगली ने इन अपनी बातों को एक इक्वेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस वेव इक्वेशन से जाने से पहले हम अपने प्रकाश के ऊपर। तो मेरे भाई हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है वो दो प्रकार की प्रकृति शो करता है, एक तरंग प्रकृति तो एक कण प्रकृति। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग बात करते हैं कण प्रकृति पर। तो हम बात करते हैं अब सीधे अपने क्वांटम थ्योरी पर। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रकाश है मेरे भाई वो कहीं ना कहीं जो प्रकाश है वो बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है और प्रत्येक बंडल या पैकेट को फोटोन कहा गया था। और हर एक फोटोन की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू h म्यू होती है। ठीक है मेरे भाई, और ये फोटोन जो होते हैं वो एज ए पार्टिकल बिहेव करते हैं और इसी चीज को आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि अगर कोई मासिव बॉडी अगर प्रकाश की चाल से चल रहा है तो अगर मैं उस बॉडी को प्रकाश की चाल के स्क्वायर से गतिशील कर दूं तो उस बॉडी के अंदर वो पूरा का पूरा जो मासिव बॉडी है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बाद में आइंस्टीन इक्वेशन का नाम दिए मेरे भाई। तो आइए इस पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू h म्यू, ये क्या होता है मेरे भाई, फोटोन की एनर्जी होती है। और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन इक्वेशन क्या करता है, E बराबर mc स्क्वायर। ये भी पार्टिकल की एनर्जी है और ये भी कहीं ना कहीं मासिव पार्टिकल की एनर्जी है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान युक्त कण की ऊर्जा, अगर किसी भी बॉडी या कण का मास m है तो उससे संबंध जो ऊर्जा होती है वो mc स्क्वायर होती है। जबकि क्वांटम थ्योरी कहता है अगर कोई कण है जिसमें मास है, अगर वो गतिशील है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है मेरे भाई। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कण की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। तो इन्हीं दोनों एनर्जी को लेकर हम आगे डी ब्रोगली के वेव इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने एक नए पेज पर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, यानी क्वांटम थ्योरी के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इस फोटॉन, यानी कि प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू
एच म्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फोटॉन की ऊर्जा है मेरे भाई। जो फोटॉन होते हैं वो एक तरीके से पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं। अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि विशिष्ट सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार मेरे भाई क्या मिलता है, इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे भाई। इसको कहा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन समीकरण, इसको कहा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, यानी कि यहाँ से h न्यूज इक्वल टू मिलता है हमें mc²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है मेरे भाई। अब इसी को हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, हमें मिलेगा mc² इक्वल टू h न्यू जो है, यहाँ से m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, m की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई, h न्यू, एक मिनट, h न्यू अपॉन c²। दिस इज काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। ठीक है मेरे भाई, ये फोटोन की गतिक द्रव्यमान है, फोटोन की गतिक द्रव्यमान, फोटोन की गतिक द्रव्यमान। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन कितना होता है मेरे भाई, वो 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से एक चीज और आपको पता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक ना, सिंस अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा इज क्या होता है मेरे भाई, ये आपका होता है लैम्डा इज इक्वल टू, आपको मिलता है म्यू अपॉन सी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरे भाई, सी बाई म्यू मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू आपको यहाँ से मिल जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाता है मेरे भाई, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था। तो अब यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहाँ से c इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे भाई, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू मिलेगा, लैम्डा इंटू म्यू। तो इस वैल्यू को लैम्डा इंटू म्यू को ले जाकर आप इक्वेशन 3 में रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेशन 3 में यूज करेंगे मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, तो बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, हमें क्या मिलने वाला है मेरे भाई, m इज इक्वल टू h न्यू अपॉन में c² था, तो c की वैल्यू लैम्डा इंटू में न्यू रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन में लैम्डा स्क्वायर न्यू।
यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिल गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। आपको पता है सिंस लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू होता है, सी बाई न्यू होता है, तो यहाँ से आप न्यू की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। जब यहाँ से न्यू की वैल्यू आप यूज करेंगे मेरे भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, ये वाली वैल्यू आप यूज कर लीजिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा स्क्वायर इंटू में सी अपॉन लेमडा। इस लेमडा से एक लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल गया h अपॉन में लेमडा इंटू में सी, h अपॉन में लेमडा इंटू में सी, और इसको अगेन आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो आपको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू में h अपॉन में एम सी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में एम सी। दिस इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ये मेरे भाई। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि यदि गतिशील द्रव्यमान m, गतिशील द्रव्यमान m कण की गति भी है, तो यानी कि अगर ये जो स्पीड अगर भी हो जाए तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, h अपॉन में m भी हो जाएगा मेरे भाई। ये भी आपका क्या है मेरे भाई, ये भी आपका डी ब्रोगली वेव है, ये भी ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली, ठीक ना, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन ये भी है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ठीक है मेरे भाई, ये भी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है। अब आपको पता है सिंस मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मेरे भाई, ये मोमेंटम होता है, ले जाकर यूज कर लेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में P आएगा मेरे भाई। ये आपको लेमडा की वैल्यू मोमेंटम के फॉर्म में मिल जाएगी। ये भी आपका डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहलाता है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इस तरीके से आपने डी ब्रोगली वेव को इन फॉर्म में देख लिया मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इस तरीके से आपने डी ब्रोगली के वेव इक्वेशन को देख लिया क्या होता है, और ये मैटर के डुअल नेचर क्या होते हैं इसको भी आपने देख लिया। अगर कोई मैटर से संबंधित कोई तरंग बन रहा है तो उस तरंग को हम लोग डी ब्रोगली तरंग कहेंगे। इसको भी आपको ध्यान देना है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है। तो मेरे भाई ये जो वेवलेंथ है इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्या है मेरे भाई, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आपने डी ब्रोगली के वेवलेंथ को भी निकाल लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर। आज यहाँ से हम लोग एक चीज़ हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं द्रव तरंगों के गुण पर, कि द्रव तरंगों के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या मिलेगा मेरे भाई, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन में m भी, h अपॉन में m भी। इसी से अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ से आप देखेंगे पहला पॉइंट हमें यह मिलता है, ये जो वेवलेंथ है वो m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है मेरे भाई। इसको भी ध्यान दीजिए, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट है मेरे भाई, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 6.6
26 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो v है ये वेलोसिटी होता है मेरे भाई, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल होता है मेरे भाई, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। और जो m है वो मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल यानी गतिशील कण का ये द्रव्यमान है। ठीक है मेरे भाई। और ये आपको पता ही है ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको पता जब ये कांस्टेंट है तो ये जो वेवलेंथ है वो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला पॉइंट आपको मिल जाता है, ये लेमडा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके मेरे भाई, मास के। पहला पॉइंट आपको यहाँ से ये मिलता है। और दूसरा पॉइंट ये आपको मिलता है कि जो लेमडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मेरे भाई उसका वेवलेंथ क्या होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और तीसरी बात है आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो हमारा डी ब्रोगली वेव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटर वेवलेंथ बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, ये जो हमारा मेटर वेव है, मेटर जो वेव यानी कि द्रव तरंगे जो हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मेटर वेव्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑफ द पार्टिकल, यानी कि ये जो हमारी द्रव तरंगे मेरे भाई, द्रव तरंगे कण के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। चाहे कण आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, सबके लिए ये तरंगे एक समान बिहेव रखती है। अगली बात तो ये है कि ये जो हमारा मेटर वेव है मेरे भाई, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि मेटर वेव्स not an electromagnetic waves, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारे द्रव तरंगों की। ठीक है ना मेरे भाई, द्रव तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो द्रव्यमान के क्या है मेरे भाई, द्रव्यमान के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत क्रमानुपाती है। ऐसे उनके वेलोसिटी के यानी कि उनके वेग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तीसरा है कि जो हमारे द्रव तरंगे होते हैं वो आवेशों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कण के आवेशों से स्वतंत्र होते हैं। और चौथी बात ये है कि जो हमारे द्रव तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये कुछ द्रव तरंगों के मुख्य प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इसको आपको समझना है। आइए हम लोग बात करते हैं आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर मेरे भाई। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि अभी जो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा निकाले हैं, अब उसी चीज़ को हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ से, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है मेरे भाई, लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिलेगा h अपॉन में m इंटू भी, h अपॉन में m इंटू भी होता है। ठीक, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन स्मॉल v है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरे भाई, देयरफॉर इसलिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसलिए गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा मेरे भाई, गतिज ऊर्जा आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 mv²। और यहाँ से v की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ से v की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई, तो v बराबर आपको मिल जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ले जाकर के आप इसे डी ब्रोगली वेव में यूज कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन में, जब आप यूज करोगे इसको तो m इंटू में v की वैल्यू यूज करेंगे √2k अपॉन में m। अब ये जो बाहर रूट के बाहर m है मेरे भाई, जब वो रूट में आएगा तो m² बन जाएगा। जब वो m² बन जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन में √2m² के अपॉन में स्मॉल m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या मेरे भाई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा आपको h अपॉन में √2m_k। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिस इज इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, ठीक ना। ये है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे भाई। ये है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह दें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या करेगी मेरे भाई, गति करेगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो भी हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है मेरे भाई, वो गति करना आरंभ करती है। तो वहाँ पर भी उसको एक गतिज ऊर्जा मिलता है उस पोटेंशियल की वजह से। तो पोटेंशियल के फॉर्म में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे भाई, तो आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बात करते हैं इफ यदि पोटेंशियल डिफरेंस एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे भाई V0 है, एक मिनट V0 है, तब क्या होगा मेरे भाई, तब देन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका E इंटू V0। अब इसको ले जाकर यूज कर सकते हैं आप, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2m_k था मेरे भाई। अब k की वैल्यू आप इसके पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में आप रख देंगे, तो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन में √2m_e इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी आपका क्या है मेरे भाई, ये भी आपका है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मेरे भाई, और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सब कुछ को बारीकियों से देख लिया कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो इलेक्ट्रॉनों के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को कैसे फाइंड किया गया है और वो क्या आएगा मेरे भाई, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपको एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा और दूसरा आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में ये आपको मिलेगा। इस तरीके से आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को देख लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज के जो टॉपिक हमारा था, आज का हमारा टॉपिक क्या था मेरे भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या था, द्रव की द्वि प्रकृति। मैंने इसको भी देख लिया, द्रव तरंगों को भी देख लिया, यानी उसके वेवलेंथ को भी निकाल दिए, और उसके बाद हम लोग डी ब्रोगली की संकल्पना को भी देख लिया। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक होता है मेरे भाई पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। आज हम पूरे टॉपिक को एकदम बारीक से पढ़कर हम लोग इसको समाप्त कर चुके हैं। आई होप आपको बातें सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब चीज़ हो रहा है मेरे भाई। तो आज के लिए केवल इतना ही था मेरे भाई। बाकी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आप अपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी को एक नए मुकाम तक ले जाएं। चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।